हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में। मैं आपका मित्र एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और फिजिक्स पार्ट 11 के साथ मैं आज की शुरुआत करता हूं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर इसके पहले के क्वेश्चंस आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ जाके प्रीवियस क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस प्रश्न का जवाब मैं बाद में दूंगा। आइए हम लोग प्रश्न 1 से शुरू करते हैं। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। देखिए, जो ये श्वसन की क्रिया होती है, रेस्पिरेशन, इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। अंतःग्रहण मतलब होता है श्वास को अंदर लेना, इसका मतलब होता है श्वास को अंदर लेना, इंस्पायरेशन जिसको कहते हैं। अवशोषण का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, और इसमें भोजन पचने की क्रिया होती है। अवशोषण में भोजन पाचन की क्रिया होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम पूछें कि ऊर्जा किसमें निकलती है तो उसका सही जवाब होगा श्वसन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु से भौतिक संपर्क किए बिना दूरी से उसके बारे में सूचना एकत्र करने की जो टेक्निक होती है उसको क्या कहते हैं। देखिए, दूरस्थ पहुंच, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस। देखिए, आप लोगों में से कुछ लोग इससे परिचित होंगे और कुछ लोग परिचित नहीं होंगे। तो मैं बता दूं कि इसमें हम एक कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं और एक दूर का कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। इनको हम प्राइवेट नेटवर्क के जरिए कनेक्ट कर लेते हैं और जो हमारा मुख्य कंप्यूटर होता है उसको हम सर्वर कहते हैं। सर्वर से हम दूसरा जो दूरस्थ कंप्यूटर है उसको हम क्लाइंट कहते हैं और इसको हम नेटवर्क के जरिए कनेक्ट कर लेते हैं और सर्वर से हम क्लाइंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस को ही हम रिमोट एक्सेस कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें पूछ रहा है कि क्यूरी किसकी इकाई है। देखिए, क्यूरी से आपके दिमाग में आना चाहिए मैडम क्यूरी, जिन्होंने मैडम क्यूरी ने क्या किया था, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। रेडियो एक्टिविटी। तो क्यूरी किसकी इकाई होगी, रेडियो धर्मिता की। बाकी गर्मी, ऊर्जा, तापमान के बारे में तो आप भली भांति परिचित हैं। तापमान को कहते हैं टेम्परेचर, गर्मी को क्या कहते हैं, गर्मी को कहते हैं हॉटनेस, जिससे हमको गर्म होने का एहसास होता है, और ऊर्जा हमारी होती है एनर्जी, और एनर्जी का मात्रक होता है जूल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूरज की ऊर्जा का स्रोत क्या है। देखिए, ये होता है परमाणु संलयन। इसमें क्या होता है कि दो हाइड्रोजन परमाणु मिलके ड्यूट्रियम बनाते हैं, ड्यूट्रियम का निर्माण करते हैं। मतलब, और अब जब ड्यूट्रियम बन गया है तो दो ड्यूट्रियम मिलके ये हीलियम के अणु का निर्माण करते हैं, 2He4। तो इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है और यही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत भी है। तो इसका सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा है। देखिए, परमाणु बल सबसे मजबूत होता है। क्यों? देखिए, परमाणु के बारे में जानते हैं कि एक नाभिक होता है। नाभिक जो है ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड रहता है। सेंटर में हमारे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और जो चक्कर लगा रहा होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो नाभिक में से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है। इसलिए सबसे ज़्यादा मजबूत बल होता है हमारा परमाणु बल। अगर हम क्रोनोलॉजी देखें तो देखिए, न्यूक्लियस फोर्स जिसको हम परमाणु बल कहते हैं। न्यूक्लियस फोर्स के बाद हमारा दूसरे नंबर पर आता है विद्युत बल, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बाद हमारे पास आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद हमारे पास आता है मैग्नेटिक फोर्स। जी हाँ, ग्रेविटेशनल वीक होता है लेकिन ग्रेविटेशनल से भी वीक मैग्नेटिक होता है। तो ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि परमाणु रिएक्टर में भारी पानी का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। मध्यस्थ के रूप में। मध्यस्थ मतलब होता है मॉडरेटर। जो भारी जल होता है ये बहुत अच्छा मॉडरेटर होता है। बाकी मॉडरेटर के रूप में हम ग्रेफाइट की छड़ का भी इस्तेमाल करते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं।
बेरिलियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा मॉडरेटर होता है वो हमारा होता है भारी जल, भारी पानी। अच्छा, अब हम आपको इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दें। शीतलक के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे, मतलब कूलेंट, ठंडा करने के लिए हम वायु का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और जल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये इसमें जल की बात हो रही है, भारी जल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो चलिए, और मॉडरेटर का काम क्या होता है? जो मॉडरेटर होता है, ये आपका मॉडरेटर होता है, ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी गति को कंट्रोल करता है, गति को नियंत्रित करता है। जब गति नियंत्रित रहेगी तो हमको जिस हिसाब से एनर्जी चाहिए उस हिसाब से एनर्जी हमें मिलेगी। अदरवाइज इतना ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी कि विस्फोट हो जाएगा, जैसा कि परमाणु बम में होता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक धातु के तार में इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह का कारण क्या होता है? देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण करंट बहती है, हमको पता है करंट I इज इक्वल टू होता है Q/T, मतलब आवेश प्रवाह की दर। तो हमारे आवेश क्या होते हैं? देखिए, जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं उसी से हमारा करंट प्रोड्यूस होता है। तो इसका सही उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, फ्यूज तार हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है जो ज़्यादा करंट आ जाने से हमारे इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस को जलने से बचाता है। तो अगर हम इसके प्रकृति की बात करें तो इसका जो गलनांक होता है, गलनांक में तो कम होना चाहिए। और इसके हम अगर रेजिस्टेंस की बात करें, इसका अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो वो हाई होना चाहिए। रेजिस्टेंस क्या करता है? सर्किट में करंट के फ्लो का विरोध करता है। तो अगर मान लीजिए कि कभी कभी हमारे यहाँ 220 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है या करंट आ जाता है, तो रेजिस्टेंस अपने हिसाब से तो रोकने का कोशिश करता है, लेकिन जिस केस में रेजिस्टेंस फेल होता है वहाँ पे हमारा ये जो तार होता है, फ्यूज तार, वो मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होने से हमारा सर्किट ब्रेक हो जाता है और हमारे इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस जलने से बच जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछ रहा है कि एक ट्रांसफार्मर क्या करता है। देखिए, ट्रांसफार्मर क्या करता है कि एसी वोल्टेज में कमी या वृद्धि में उपयोग होता है। देखिए, जब ये लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में बदलेगा, हाई एसी वोल्टेज में बदलेगा, तो इसको हम कहते हैं स्टेप अप। ये होता है स्टेप अप। और अगर हाई टू लो में चेंज करेगा, हाई टू लो में चेंज करेगा, इसको कहते हैं स्टेप डाउन, इसको कहते हैं स्टेप डाउन। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक प्रकाश बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। कारण, टंगस्टन क्या होता है कि तकरीबन 3800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक मेल्ट नहीं होता है, पिघलता नहीं है, पिघलता नहीं है। बल्ब के सिद्धांत के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। ये कुछ हमारा ऐसे, ये हमारे बल्ब की ऐसे संरचना होती है। यहाँ पे एक बेस होता है एल्यूमिनियम का, इसमें कांच की एक छान आती है और यहाँ से दो तार निकले रहते हैं और जो ये फिलामेंट बीच में कनेक्टेड होता है ये टंगस्टन होता है। ये टंगस्टन होता है, ये होता है टंगस्टन। बल्ब के अंदर होता है निर्वात। हम इसमें गैस का जो इस्तेमाल करते हैं वो आर्गन गैस का, मतलब कह लीजिए आप अक्रिय गैसों का इस्तेमाल करते हैं। और जब ये फिलामेंट गर्म होता है तो प्रकाश में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बल्ब का सिद्धांत होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि जब किसी द्रव्यमान पर गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? देखिए, भार कहा जाता है। W इज इक्वल टू M/G होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम भार कहते हैं। चलिए, कार क्या होता है? तो आपको पता है W बराबर F/D, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। जड़ता क्या होता है? इसको हम कहते हैं इनर्शिया, मतलब ये परिवर्तन का विरोध करता है। तनाव क्या होता है? टेंशन फोर्स होता है। तो इसका सही उत्तर होगा भार, W इज इक्वल टू mg। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित तकनीक की थी। देखिए, पनडुब्बियों की बात हो रही है, हम इसमें इस्तेमाल करेंगे सोनार का। देखिए, सोनार का होता है SONAR, मतलब
ये होता है साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग। इसका फुल फॉर्म होता है। सोनार क्या करता है कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमारा ये समुद्र है, तो सोनार एक ऐसी डिवाइस होती है कि ये क्या करती है, ये पराश्रव्य तरंगों को अंदर भेजती है, और अगर कोई वस्तु है उस वस्तु से ये तरंगे टकरा के वापस आती हैं, और इस तरीके से इसको ज्ञात हो जाता है कि दुश्मन की पनडुब्बी आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से आप रडार होता है RADAR, जिसको कहते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। जो काम सोनार करता है वही काम रडार भी करता है, बट ये क्या करता है कि अगर आकाश से कोई जेट विमान आ रहा है, कोई फाइटर प्लेन आ रहा है, तो उसको सर्च करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी तरंगों को भेजता है, तरंगे टकरा के वापस इसके पास आती हैं, और इससे हमें पता चल जाता है कि आकाश में जहाज आ रही है या नहीं आ रही है। इको लोकेशन क्या होता है? इको लोकेशन में हम क्या करते हैं, इको का इस्तेमाल करके मतलब जैसे अगर हम बैट की बात करें, चमगादड़ इको का ही प्रयोग करता है, पराध्वनि तरंगों को छोड़ता है, और पराध्वनि तरंगे जाती हैं और ऑब्जेक्ट से टकराती हैं और टकरा के वापस आ जाती हैं, तो चमगादड़ को पता चल जाता है कि उसका शिकार वहाँ पर है। इस तरीके से इको लोकेशन के जरिए चमगादड़ शिकार कर लेता है। तो इसका सही आंसर होगा सोनार को उन्होंने विकसित किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंफ्रारेड किरणें हैं तो ये होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। इनकी जो मतलब तरंगदैर्घ्य होती है, इंफ्रारेड किरणों की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो होती है 750 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक होती है। और इंफ्रारेड किरणों की ये बात है, खास बात, कि ये किसी भी वस्तु पर पड़ती हैं तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न कर देती हैं। बाकी और तरंगों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, जैसे कि जो आपके अनुदैर्घ्य तरंग हैं, ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों में प्रवाहित हो सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, और मैकेनिकल वेव भी इसी के अंतर्गत ही आती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य के अंतर ही। यांत्रिक तरंगें दोनों प्रकार की हो सकती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब वह चलती हुई लिफ्ट में होगा तो किसी व्यक्ति के वजन का क्या होगा? देखिए, इसमें होगा वृद्धि या कमी हो सकती है। ठीक, देखिए जैसे मान लीजिए कि लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है त्वरण A से, इसका वेट mg नीचे काम करता है और एक फोर्स प्रतिक्रिया बल ऊपर लग रहा है, तो n माइनस mg इज इक्वल टू आता है ma। तो अगर हम फोर्स की बात करें, n बराबर हो जाएगा mg प्लस ma, तो क्या होगा, जब ऊपर जाएंगे तो वजन बढ़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम नीचे आ रहे हैं, अगर लिफ्ट नीचे आ रही है, देखिए ये लिफ्ट हो गई, ये नीचे आ रही है, भार mg नीचे काम कर रहा है, प्रतिक्रिया बल ऊपर काम कर रहा है, और त्वरण से अगर नीचे आ रही है तो ये हो जाएगा mg माइनस n इज इक्वल टू ma। और अगर हम n की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी हमारा mg माइनस a, मतलब वजन हमारा कम हो रहा है, तो वृद्धि या कमी हो सकती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वे तरंगे क्या है जिनका उपयोग ठोस पदार्थों को भेदने के लिए और डॉक्टर के द्वारा हवाई अड्डों पर किया जाता है? एक्स रेज होती हैं। आपने मेट्रो स्टेशन पर भी देखा होगा और हवाई अड्डे पर भी देखा होगा, जब आप सामान या आपके पास ब्रीफकेस होता है तो उसको एक मशीन में डालते हैं, वो एक्सरे मशीन होती है, और वो फाइंड आउट कर देती है कि अंदर क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठोस पदार्थों में ऊष्मा चालन की दर निर्भर नहीं करती है। देखिए, फ्रिक्शन पर निर्भर नहीं करती है। Q बराबर ms डेल्टा टी होता है। ठीक, देखिए m आपका क्या हो गया, ये द्रव्यमान हो गया। ठीक, m आपका द्रव्यमान हो गया, और आपको पता होता है कि घनत्व बराबर होता है, घनत्व D बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, अगर द्रव्यमान है तो घनत्व पर भी प्रभाव पड़ेगा, घनत्व होगा, आयाम होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होता है, मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनसे भी पता चलता है। लेकिन फ्रिक्शन का कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा घर्षण बल।
अब इकोकार्डियोग्राम अधिक निकटता से किससे संबंधित है? तो देखिए ये डॉपलर इफेक्ट पे काम करता है, ठीक है। जैसे कि आप देखते होंगे कि जब हम हार्ट का इको कराने जाते हैं तो वहाँ पर हमको एक वेव्स के रूप में पता चलती रहती है कि मतलब हमारे हार्ट में किस तरीके से काम कर रहा है, डॉक्टर्स उसको देखते हैं, तो इसी को कहते हैं इकोकार्डियोग्राम, और ये डॉपलर इफेक्ट पे काम करता है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। कार का वेग निर्भर नहीं करता है स्पीडोमीटर पे। स्पीडोमीटर क्या करता है? स्पीडोमीटर सिर्फ स्पीड के बारे में बताता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है और ये सिर्फ स्पीड के बारे में बताता है। बाकी दिशा में परिवर्तन, गति में परिवर्तन और त्वरण में परिवर्तन, इन तीनों पर ही कार का वेग निर्भर करता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1831 में बिजली प्रौद्योगिकी में उपयोग के लिए व्यवहार्य हो गई जब किसने इलेक्ट्रिक डायनेमो बनाया? देखिए डायनेमो की बात करें तो माइकल फैराडे ने बनाया था। बाकी जो हैं फ्रैंकलिन, अगर हम बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात करें तो इन्होंने कुछ चीज़ें बनाई थी, जैसे कि ओडोमीटर बनाया था, इन्होंने ओडोमीटर बनाया था। और उसके बाद हम बात करें तो इन्होंने फ्रैंकलिन स्टोव बनाया था, ठीक है, फ्रैंकलिन स्टोव बनाया था। इसी प्रकार से अगर वोल्टा की हम बात करें तो वोल्टा ने हाइड्रोजन लैंप बनाया था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आप देखते होंगे वोल्टाइक सेल, मतलब इन्होंने बैटरी बनाया था, ठीक है। थॉमस एडिसन आपको पता ही है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक ट्रांजिस्टर के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? देखिए इसमें हम सेमीकंडक्टर मतलब कि अर्धचालक का प्रयोग करते हैं और सिलिकॉन हमारा अर्धचालक होता है। अर्धचालक क्या क्या होता है? रूम टेम्परेचर पर कुचालक की तरह व्यवहार करता है, बैड कंडक्टर होता है। लेकिन जैसे ही हम रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज करने लगते हैं तो ये एक कंडक्टर के भांति व्यवहार करने लगता है। इसलिए ट्रांजिस्टर की सबसे अच्छी धातु की अगर हम बात करें तो सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि का हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का श्रृंखला, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।